ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर अपनी क्लास को शुरू करते। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। सॉरी, कल शाम को ये क्लास होनी थी लेकिन कुछ सर्वर इश्यूज की वजह से नहीं हुई थी, तो आज हम दोनों पेपर्स की रिवीजन क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए फटाफट से। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि आज आपका एक तरीके से इवैल्यूएशन है, आप लोगों का टेस्ट है जिसमें सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को कवर करनी है। एक सेकंड, ये ना पता नहीं इसमें इतनी गंदगी कहाँ से आ गई। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है सबका, फिर शुरू करेंगे। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मई आ गई, जून भी आ जाएगी। सर पेपर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, अपडेट अपडेट करेंगे वो भी। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले आपको सफिशिएंट तरीके से तैयार करके भेजेंगे। चलिए सो मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस क्लास का स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है। हम हम हर यूनिट के 50 से 60 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन मतलब हर टॉपिक को हम टच करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन खुद फ्रेम किए गए हैं और हर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है जिस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है एक क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट्स देखने को मिले, 5 स्टेटमेंट्स को देखने को मिले, और उनके बाद सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हिंदी और इंग्लिश में। कहने का मतलब क्या है कि जब ये क्लास आप ले लोगे, 2 क्लासेस में हम 60 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी इस पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करोगे, आपका इस यूनिट में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सिलेबस कवर करने से नहीं आती हैं, वो हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आती। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो पोल में ना टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाता है। अगर आपके साथ कोई बंदा बैठा हो पोल लगाने के लिए तो सही है, लेकिन यहां पर पोल की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर टाइम चला जाएगा, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो सिंपल क्या होने वाला है स्ट्रक्चर, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको 30-40 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम दूंगा। आराम से क्वेश्चंस का आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और क्लास के एंड में आपका जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, आउट ऑफ 30 या जितने भी आज क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो आप अपना रिकॉर्ड भी साथ में मेंटेन कीजिएगा। बात समझ आई? इज इट क्लियर बेटा? बात समझ आई? इस क्लास का स्ट्रक्चर समझ आया? ये आपके फायदे के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप रिकॉर्ड रखोगे ना, मतलब साथ में लिखते रहो पहला क्वेश्चन दूसरा, और उसके साथ टिक लगाते जाओ कि ये मेरा सही था या गलत था, ताकि बाद में अगर आपको लगे कि ये गलत क्यों हुआ है तो आप सिर्फ उस चीज को पढ़ो जो आपका सही हुआ है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज है, उसमें आपके 10-10 पेपर और ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसी महीने में 30 नए पेपर आपको टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिए जाएंगे, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपका ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट करना है और यहां पर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये वाला। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा हर क्वेश्चन को बनाने के लिए। रीड इट। पहला क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन है मार्केटिंग ऑफरिंग से रिलेटेड। मार्केटिंग ऑफरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए।
बहुत प्यारा सवाल है। ए, अच्छा ठीक है, लेट्स सी। ए, ज्यादातर बच्चों का ए आंसर आ रहा है। लेट्स सी आंसर। सो आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब क्या है इसमें, आपको मैं समझाता हूं। देखो, जब इस तरीके के सवाल आते हैं हमेशा याद रखिए अप्रोच पे भी फोकस करते रहिए, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स का पर्पज ही है कि आपको अप्रोच भी समझ आए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच? पर्पज ये है कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सही बताओ या गलत बताओ, तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास काफी सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने अगर पॉजिटिव पूछा है, लेकिन आपको पॉजिटिव ढूंढने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको नेगेटिव पता है, तो आप नेगेटिव को हटा दो। या अगर उसने नेगेटिव पूछा है तो पॉजिटिव को हटा दो। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है। अब इसको ध्यान से देखो। मार्केट, देखो मार्केटिंग ऑफरिंग ऑफर्स ऑफरिंग रेफर्स ओनली टू टेंजिबल। क्या मार्केट ऑफरिंग में ओनली टेंजिबल वर्ड ओनली टेंजिबल आता है? नो। अब एक और चीज यहां पे लिख लो, ये ना फिर मैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको पूरे सेशन में सिर्फ एक बार ही बताता हूं। कुछ वर्ड्स हैं, लिखो, उन वर्ड्स की एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जब वो वर्ड्स आपके क्वेश्चन में या जब आपके ऑप्शन में आएंगे, तो आपको उस स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में वर्ड डाला है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि वो एक वर्ड आपको हिंट दे देगा। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? एक वर्ड होता है ओनली, एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, एक वर्ड होता है ऑलवेज, एक होता है नेवर। ओनली, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर आपको एक हिंट देंगे ये क्वेश्चन के बारे में कि यहां पर गलती हो सकती है, यहां पर जो चीज लिखी हुई है वो गलत हो सकती है। जैसे यहां इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड भी लिख सकते हो, ठीक है, यस, एक्सक्लूडेड भी लिख सकते हो। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर वो वर्ड है। वैसे तो देखो, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आंसर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केटिंग ऑफरिंग में सिर्फ टेंजिबल नहीं होती। मार्केट ऑफरिंग कितने तरीके की होती है? 10 तरीके की होती है। मार्केटिंग ऑफरिंग पढ़ाई थी ना, गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, पीपल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आगे की 3 स्टेटमेंट्स सही है, लाइक एक्सपीरियंस, प्लेसेज एंड प्रॉपर्टीज आर पार्ट ऑफ मार्केट विद फिजिकल, फिजिकल के साथ ये मतलब इंटेंजिबल आएगा। मार्केटिंग मायोपिया अराइज बिजनेस फोकस ओनली ऑन देयर प्रोडक्ट। अब मार्केट मायोपिया किसने दिया था ये पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन कैन मार्केट एज मार्केटिंग ऑफरिंग, ये भी किया जा सकता है। और होलिस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट आर्ग्यू ओनली, फिर से यहां पर देख रहे हो आपको कैसे हिंट दे रहा है क्वेश्चन, आपको हिंट दे रहा है कि कहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो भाई होलिस्टिक का तो मतलब ओवरऑल होता है ना, होलिस्टिक का मतलब तो ओवरऑल होता है जिसमें सारी चीजें कवर होती हैं। यस, थियोडोर लेविट के द्वारा मार्केट मायोपिया दिया गया था। अब ये हो गया। उसके बाद ना, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा आपको प्रॉपर, जैसे आपको पेपर 1 वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ना, सेम टू सेम उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो इसका मतलब क्लास तो करनी जरूरी है ही है, उसके बाद पीडीएफ को भी थॉरोली पढ़ना, पीडीएफ को भी थॉरोली कवर करना आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? इस बात में किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चले, ये वहीं पर जो मैंने आपको समझाया है वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अगला सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। लेट्स सी, सी और डी। फर्स्ट इज असर्शन और रीजन। देखो असर्शन और रीजन में हमेशा ध्यान रखो, अब बहुत सारे बच्चे असर्शन रीजन को लेके भी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको 2-3 चीजें समझाता हूं। जब असर्शन और रीजन की बात होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में, जब भी हम असर्शन और रीजनिंग को
पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली एक कनेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली ज्यादातर बिकॉज लगा के इस तरीके के सवाल बन जाते हैं। मतलब आप असर्शन पढ़ो, उसके बाद एक वर्ड लगाओ बिकॉज, और उसके बाद रीजन पढ़ो। तो अगर इसमें आपको सेंस नजर आती है तो इसका मतलब वो सही बात है। दूसरा, कई बार क्या होता है, बिकॉज की जरूरत नहीं होती है, आपको पता चल जाता है कॉमन सेंस के थ्रू। और दूसरा यह भी होता है कि क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। अगर कनेक्ट हो पा रहे हैं तो वो राइट एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन अगर दोनों सही हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे सपोज करो एक असर्शन प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, जो रीजनिंग है वो प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो अपने अपनी जगह पर वो सही हो सकते हैं, लेकिन आंसर है वो आपका नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, इस तरीके के सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। क्या बोला, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब ये जो लार्ज क्वांटिटीज है भैया, ये तो प्रोडक्शन की बात होती है, ये प्रोडक्ट की थोड़ी है। ये किसकी बात है, ये तो प्रोडक्शन की बात है। और द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बिलीव दैट कस्टमर प्रायोरिटाइज अफोर्डेबिलिटी एंड अफोर्ड। मतलब दोनों ही प्रोडक्शन के बारे में बोला जाए तो ये पहला गलत हो जाएगा और आपका सेकंड सही हो जाएगा। यस और नो, आर यू गेटिंग द पॉइंट। जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, लिखा तो प्रोडक्ट है लेकिन असल में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वो प्रोडक्शन की हो रही है। बात किसकी हो रही है, बात प्रोडक्शन की हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की नहीं हो रही है। ये बात आप लोगों को समझनी है, इस बात पे आपको फोकस करना है। राइट, गुड। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी रहेगी आपको प्रॉपर्ली। ठीक है, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा जब क्लास खत्म होगी हमारी। अगला सवाल, पूरी मार्केटिंग रिवाइज हो जाएगी आपके ये 60 क्वेश्चन से। चलिए, ओके। अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है इसका। जो अगर आप पूरा कंटेंट देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसकी भी रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मतलब कंटेंट की भी रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप जाके 3.0 को चेक कर सकते हो। ठीक है, 3.0 का जो रिवीजन खोलोगे ना, तो वहां पर मार्केटिंग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की रिवीजन मिलेगी। तो ये दोनों कंबाइन करके आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखो, पहली तीन स्टेटमेंट्स तो सही हैं, एक दो तीन, लेकिन ये जो चौथी है ना, इसमें कंपनी कस्टमर कॉम्पिटिटर कोलैबोरेशन एंड कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके जी, ये याद रखिए, ये एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें क्या आ रहा है, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कन्वीनियंस। ये नहीं होता है। क्या होता है, कंपनी कस्टमर्स, मतलब सी से रिलेटेड कंपनी, मतलब कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात की है। कंपनी है, कंपनी के कस्टमर है, कंपनी के कॉम्पिटिटर है, कंपनी के कोलैबोरेटर और कंपनी का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कोई बात नहीं, गलत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई फाइनल नहीं है। यहां पर तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सही करने का मौका है। लेकिन पेपर में गलत नहीं होने चाहिए, वहां पर सही रहने चाहिए। ठीक है, पेपर में जाके गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में सब चीजें सही रहनी चाहिए। अगला सवाल, लेटेंट डिमांड क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट डिमांड। कोई बात नहीं बेटा, गलत होगा, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है।
बताइए। सर डी होगा, ये तो आसान क्वेश्चन था। लाइक एक सेकेंड, वांटिंग स्वीट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल बेस्ट रिप्रेजेंट लेटेंट डिमांड। ओके लेट मी रीड इट। ओके, people avoiding sugar but wanting a sweet alternative before sugar free products were introduced. Okay, customer buying air condition only during peak summer, ये तो नहीं होगा, ठीक। Let's understand, a company running a promotional for product that has fallen out or favor of its customer, नहीं ये भी नहीं होगा। A situation where people dislike a product are forced to use, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला ही आएगा ना, लेटेंट डिमांड क्या होती है। नहीं नहीं आप समझ, आंसर सही है, मैं आपको बताता हूं। लेटेंट डिमांड ऐसी डिमांड होती है बेटा जो आपकी मौजूदा जरूरत को पूरी नहीं कर पाया। लेट मतलब वो लेटेंट डिमांड इस वजह से है क्योंकि वो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो लेट पूरी होने वाली है, समझ रहे हो ना। वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, समझ रहे हो ना। यहां पर तो है लेकिन यहां पर नहीं है, समझ रहे हो। वो पूरी यहां पर हो रही है लेकिन आपको जरूरत यहां पर महसूस हो रही है। क्लियर है जी। इसलिए तो बाकी आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, उस डिमांड को फुल पहले नहीं था वो शुगर, आजकल आप स्टीविया वगैरह यूज कर सकते हो। इरेगुलर डिमांड एसी, तीसरी का ऑप्शन जो फॉलिंग प्रोडक्ट है वो डिक्लाइनिंग डिमांड है, और कस्टमर डिसलाइक बट मस्ट यूज अ प्रोडक्ट दैट इज नेगेटिव डिमांड। क्लियर है जी। तो ये देखो समझ रहे हो ना, ये सब एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको किसके बेसिस पे पूछे जाते हैं, जो आपको एप्लीकेशन के बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। किससे पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन के बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। चलो अगला सवाल, पांचवा बोल रहा है कि इसमें से जो फिलिप कोटलर ने कस्टमर नीड का मॉडल दिया है, ठीक है, फिलिप कोटलर ने एक कस्टमर नीड का मॉडल दिया है, उस मॉडल में जो सीक्रेट नीड होती है वो कौन सी नीड को बोलते हैं। सीक्रेट नीड कौन सी नीड को बोला जाता है, सीक्रेट नीड कौन सी नीड को बोलते हैं, सीक्रेट नीड। हिंदी इसी वजह से दी हुई है ना ताकि आप हिंदी भी बना पाओ। बनाइए प्लीज। आप जब ए बी सी लिख रहे हो ना तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर जरूर से लिखें, जैसे 5 में का ए बी, ऐसे ना, ताकि मुझे पता रहे कि कहीं आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो या फिर नए का आंसर, ठीक है। मेरे को थोड़ा आइडिया रहे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान है तो उसको कम टाइम में किया जा सकता है। तो ये प्लीज आप मुझे साथ में ना क्वेश्चन नंबर जरूर से लिखा करो, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चे लिखते हैं, तो आप ना इसको जरूर से लिखा करो। देखो सीक्रेट डिमांड वो होती है जो मेन डिमांड आपकी वही है ना, आप बताना नहीं चाहते लेकिन अल्टीमेटली आप वही चीज क्या करना चाहते हो। अ कस्टमर बाय अ लग्जरी ब्रांड टू एनहांस सोशल स्टेटस इवन दो दे डोंट ओपनली एक्सप्रेस, समझ रहे हो ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं आईफोन ले रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, लेकिन अल्टीमेटली सीक्रेटली तो मेरे दिमाग में ये है ना कि यार आईफोन है तो इससे एक रेपुटेशन बनती है कि एक ब्रांड है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें इस तरीके से काम करती है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ओके, समझ आया। तो ये यहां पे लिखा, देखो मैंने हर ऑप्शन का आपको आंसर लगवाया, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि इस पीडीएफ में अगर आप 60 सवाल कर रहे हो तो आपके 240 के करीब कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, देख पा रहे हो। 240 कॉन्सेप्ट और टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, टू द पॉइंट आपके क्या होंगे, रिवाइज होंगे अच्छे तरीके से। मजा आएगा आपको ये पूरा कोर्स अटेंड करके, आपको पहली क्लास से ही पता चल जाएगा। अगला सवाल असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़िए, हाँ पीडीएफ को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें सारी हर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है ना, सॉरी आंसर है ना, एक्सप्लेनेशन। अब वो हर कॉन्सेप्ट पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं एक ऑप्शन समझा रहा हूं, बाकी की जो 3 है वो आप खुद से बाद में पढ़ोगे। चलिए छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके सी, लेट्स सी। ओके लेट्स सी, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्स टू बैलेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंपनी प्रॉफिट एंड सोसाइटल वेलफेयर। ये तो सिंपल है, इसमें तो सर कुछ नहीं है। द सोसाइटल मार्केट कॉन्सेप्ट रिप्लेस द ट्रेडिशनल बाय एलिमिनेटिंग द नीड्स टू फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऐसा नहीं है ये, ठीक है, ये गलत है। और दूसरा मैंने आपको एक बात बताया था, जब हम सोसाइटल की बात करते हैं ना
तो इसमें प्रॉफिट प्लस सोसाइटी होता है। लेकिन अगर सिर्फ मैं सोशल मार्केटिंग की बात करूं तो उसमें मैंने आपको बताया था ना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, याद है स्वच्छ भारत अभियान, तो वो वाला है, वो आप लोगों का सोशल होता है। तो एक बार सवाल पूछा गया था कि सोशल मार्केट का अगर सोसाइटल है, देखो सोसाइटल का मतलब समझ रहे हो ना, सोसाइटल सोसाइटी प्लस प्रॉफिट से मिलकर सोसाइटल बनता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सोसाइटी प्लस प्रॉफिट दैट इज सोसाइटल। लेकिन अगर सिर्फ सोशल है दैट इज ओनली फॉर सोसाइटी, सोशल वेलफेयर, राइट? तो देख रहे हो ना, क्योंकि सोसाइटल डज नॉट एलिमिनेट, ये इंटीग्रेट करता है सोसाइटी के वेलफेयर को, किसमें? मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट करता है। व्हाट इट डू? इट एक्चुअली इंटीग्रेट सोसाइटीज वेलफेयर इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ओके जी, अगला सवाल ये। अब इस तरीके के सवाल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो बेटा एक बार, उसके बाद फिर हिंदी वालों से भी पता चल जाएगा। ओके, इंग्लिश वालों ने अगर पढ़ लिया हो तो मैं हिंदी वाला भी दिखा देता हूं, ठीक है? हिंदी वाला, ये हिंदी वाला आ गया, ठीक है? अब इस तरीके के सवालों में तो ऑप्शन से ही सब कुछ बन जाता है, ठीक है? इस तरीके के सवालों में ऑप्शंस पे ही फोकस करना होता है हमें। चलो लेट्स सी। देखो बेसिक मार्केटिंग क्या है? कस्टमर आफ्टर परचेस, ठीक है? आप मतलब कस्टमर ने परचेस किया उसके बाद, है ना, सॉरी, मिनिमल इंटरेक्शन बियॉन्ड सेल्स। अब ये मिनिमल वर्ड ही आप लोगों का एक हिंट था, ठीक है? आप अगर ए को 3 के साथ मैच कर देते ना, यहां पर 1 2 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ऑप्शन है, ओके। तो मिनिमल से ही आप क्या कर सकते थे? आंसर निकाल सकते थे, ठीक है? दूसरा बी का 2, रिएक्टिव बिजनेस चेक बैक विद द कस्टमर आफ्टर द परचेस, ओके। C4 ऑनगोइंग सपोर्ट, ये हो जाएगा। D1 प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, ये डी को 1 से मैच कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। देखो डी को 1 से ही मैच कर देते, देखिए वर्ड से वर्ड मैच हो गया ना। अगर आप डी को 1 से ही मैच कर देते तभी आपका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। पूरे का पूरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और पार्टनरशिप है, ये सबसे लंबा होता है, ठीक है? पार्टनरशिप में मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, आप लंबे समय तक कस्टमर के साथ जुड़े रहते, राइट? आप पार्टनरशिप मार्केटिंग में क्या करते हो? आप लंबे समय तक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, कंपनी और कोलैबोरेशन है वो लगातार आपकी चलती रहती है, ठीक है? बहुत अच्छा। उसके बाद ये टेंशन मत लीजिए, हर चीज की एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिलेगी। बेसिक क्या है, रिएक्टिव क्या है, अगर नहीं पता था तो इसको दोबारा पढ़ो अच्छे से। अगला सवाल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिमांड एज पर फिलिप कोटलर। अब फिलिप कोटलर ने अलग अलग तरीके की डिमांड्स बताई हैं, उसका उसका आंसर आपने बताना, उसका मीनिंग बताना है, कौन सी डिमांड किस चीज के बारे में बता रही है। ए, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। लेट्स सी। ए, ओके, देखो लेटेंट डिमांड, देयर इज अ पोटेंशियल नीड बट अवेलेबल प्रोडक्ट डज नॉट फुलफिल, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये लेटेंट है। दूसरा इरेगुलर प्रोडक्ट डिमांड फ्लक्चुएट सीजनली, ओके। ओवरफुल डिमांड हैपेंस व्हेन सप्लाई एक्सीड लीडिंग टू वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस रिडक्शन। ओवरफुल डिमांड हैपेंस व्हेन सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, अरे सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी, डिमांड। ओवरफुल का मतलब क्या हुआ बेटा? ओवरफुल डिमांड का मतलब डिमांड
सप्लाई से कहीं ज्यादा है। जो बताया था ना, ये ऐसी सिचुएशन में हो जाता है जहां पर कुछ मतलब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, है ना। नॉर्मली आप लोगों ने देखा जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, अचानक से सरकार ने बोल दिया कि मास्क लगा के रखो, जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करो, तो वो ओवरफुल डिमांड थी, तो डिमांड बढ़ गई थी, सप्लाई कम थी। तो ये देखो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया इस तरीके से। तो आपने अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद देखना है। देख रहे हो ना, सप्लाई एक्सीड, इट इज रिजल्ट डिक्लाइनिंग और नो डिमांड। देखो ना, एक्साइड डिमांड हैपेंस व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, लाइक डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। जब डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा हो रही है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मली इस केस में आप डीमार्केटिंग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप लोगों को डिस्करेज करते हो वो प्रोडक्ट खरीदने से, ठीक है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, है ना। अगला सवाल, A global cosmetic brand launches a new campaigन focusing on which of the described marketing approach used by the brand। अब एक कंपनी ने अपना जो ब्रांड लॉन्च किया है, ये चीजें उसका ध्यान रख रहे हैं, उसमें से आपने बताना है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। ये ना 2023 में इस तरीके के सवाल पूछे जाने का ट्रेंड ना यूपीएससी में शुरू हुआ था, ठीक है। 2023 में यूपीएससी में, तो और मैंने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। मुझे लगता है कि आज भी कोई इसको नहीं पढ़ा रहा है जिस तरीके से ये क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, ठीक है। आपको कहीं पर भी ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नेट के पेपर्स, नेट के टीचर्स को यूपीएससी के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैंने क्योंकि यूपीएससी की तैयारी की है, मैं उसको फॉलो करता हूं, तो मुझे सारे ट्रेंड के बारे में पता है। ए, ओके। ए या सी, लेट्स सी। Using sustainable packing to reduce environmental impact, collaboration with NGS to promote ethical resourcing, ensuring that all employees receive fair wages, actively engage with customer through personalized digital marketing। मतलब अगर आप इसको देखो तो ये सोसाइटल, और अगर आप होलिस्टिक में कंपेयर करोगे, ठीक है, देखो अब यहां पर फर्क है। सोसाइटल में क्या था, प्रॉफिट, कंपनी, सोसाइटी, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। कस्टमर के बारे में, इंप्लाइज के बारे में और कुछ नहीं था। होलिस्टिक मार्केट का मतलब क्या हुआ, एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स, पढ़ा था, हर चीज मैटर करती है, तो ये हर चीज पे ही तो फोकस कर रहे हैं। क्लियर है, हर चीज पे ही तो फोकस कर रहे हैं। सो इट इज होलिस्टिक। देख रहे हो, अर्ली एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का हर एस्पेक्ट है, सस्टेनेबिलिटी, रिलेशन से सस्टेनेबिलिटी, एथिकल। देखो ये जो एथिकल वर्ड आएगा ना, ये आपका सोसाइटल वाले में फिर कम देखने को मिलता है। सर प्रॉफिट की बात नहीं हुई, हाँ, मतलब मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को टारगेट। अब ये देखो, सोसाइटल में किसकी बात कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस, लेकिन यहां पर रिलेशनशिप भी आ गया, सस्टेनेबिलिटी, अब ये तो उसमें नहीं था। दूसरा मार्केटिंग मायोपिया, ये तो आपको पता है, और सेलिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें अग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स पे फोकस किया जाता है कि सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, सेल को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। ओके जी, समझ आया बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ रहा, मजा आ रहा है क्वेश्चन बना के। पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन का लेवल देख के अच्छा लग रहा है? कोई छोटे छोटे टुच्चे क्वेश्चन तो मैं नहीं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। हर क्वेश्चन एक चैलेंजिंग है, हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आप, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बोलो सर 1 सेकंड में निकल, 1 सेकंड में निकलने वाला कोई नहीं है। 1 सेकंड में निकालोगे तो वो गलत, गलत हो गया ना। 1 सेकंड में निकाला था, क्यों? क्योंकि हमने कंपेयर नहीं किया, हमने सोसाइटल और होलिस्टिक को कंपेयर नहीं किया। यार सोसाइटल क्या बोलता है और ये दूसरा क्या बोलता है, तो कंपेयर नहीं कर पाए, इस वजह से, राइट। अगला बोल रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग की लिमिटेशंस क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या है?
सर बी। ओके, बी होगा। लेट्स सी। लिमिटेशंस इन ऑफ इन इग्नोरिंग कस्टमर नीड्स, हाँ तो ये सेम है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आपका फोकस हो रहा है सिर्फ इस चीज पे कि आप सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ावा दे रहे हो, प्रोडक्ट पे फोकस किए जा रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट को आप इनहांस कर रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी, लेकिन उससे आप बहुत सारी चीजों को क्या कर दे रहे हो, इग्नोर कर दे रहे हो, ठीक। मार्केट मायोपिया बन जाती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जो सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक है किसका, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मार्केट मायोपिया को लीड कर देता है। अब मार्केट मायोपिया क्या है, मार्केट मायोपिया का मतलब जब आप लॉन्ग टर्म विजन को फोकस नहीं कर रहे हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन पे फोकस कर रहे हो। अगला सवाल, बर्नैकल्स कौन होते हैं। यस, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कस्टमर नीड, कस्टमर नीड पे फोकस नहीं है। चलिए अब इसमें हम चार कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। उसमें ये बर्नैकल्स के बारे में बात करता है, ठीक है, जिसमें बेस्ट फ्रेंड है ना आता है, बर्नैकल्स आर कस्टमर विद लो प्रॉफिटेबिलिटी विद हाई लॉयल्टी मेकिंग दम वैल्यूएबल फॉर बिजनेस बिकॉज इंगेज इन फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन बट दे आर लो स्पेंडिंग रिड्यूस द ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब वो लंबे समय तक 10 साल तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है, जैसे बताया था, दे आर विद यू ओनली, ठीक है, तो ये बर्नैकल्स होते हैं। और इसमें कौन से होते हैं, ये आपको पूरा एक मैट्रिक्स देखने को मिलता है जिसमें एक साइड पे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, बटरफ्लाईज होती हैं, बर्नैकल्स होते हैं, तो इस तरीके से चार होते हैं, मतलब ये आपके साथ चिपके रहते हैं, चाहे ये सामान, मतलब समझ रहे हो ना, इनसे आपको प्रॉफिट चाहे कम मिलता है लेकिन आपके साथ रहते हैं, ये समझ रहे हो ना, ये आपके साथ रहते हैं लगातार। स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, एक तो बर्नैकल्स होते हैं, बर्नैकल्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, एक ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, एक कौन से होते हैं, एक ट्रू फ्रेंड्स होते हैं और एक और होते हैं, चौथा कौन सा होता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, कौन से होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्टक हुआ क्या, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। चल गया ना, थोड़ा सा हुआ था, चल गया, एक बार प्लीज बताना, थोड़ा सा स्टक हुआ था, चल गया ना, हाँ चल ठीक। अगला सवाल, इनोवेटर, थिंकर, अचीवर, एक्सपीरियंस, बिलीवर्स और मेकर्स। वॉल्स लाइफस्टाइल सेगमेंट से सवाल है, ठीक है, वॉल्स नेटवर्क। देखो जो जो चीजें इसमें आपको लगता है कि यार ये कुछ अलग से है, या हमने पढ़ा नहीं है या रह गया है, इस चीज को फोकस करना है, तो वो नोट डाउन करते रहो, ठीक है। वॉल्स नेटवर्क जिसमें वॉल्स फ्रेमवर्क है, ये आप लोगों का लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन से रिलेटेड होता है, तो इसमें टोटल 8 तरीके के लोग होते हैं। 4 जिसमें से होते हैं लो रिसोर्सेज वाले, जो बाकी 4 होते हैं वो हाई रिसोर्सेज वाले होते हैं ना। ये डिफिकल्ट है थोड़ा, ये खतरनाक है, फिर भी इनोवेटर, थिंकर, अचीवर, एक्सपीरियंस, बिलीवर्स, मेकर्स, पहले दो, पहला और आखिरी इसमें नहीं है ना।
वैसे इतना डिटेल में, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन मतलब आपको आपके पेपर में 6-6 वाला कभी देखने को नहीं मिलता है, 4 वाला ही है, लेकिन ये सिर्फ यहां पर ऐड करने का पर्पज यही है कि आप इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ें। लेट्स सी, चलिए, इनोवेटर्स, ओके, थिंकर्स, अचीवर्स, एक्सपीरियंस, बिलीवर्स और मेकर्स। अब इसमें हमें सिर्फ एक ऑप्शन को फिक्स करना पड़ेगा। वैसे तो अगर आप डी को भी कर दोगे ना, अगर आप डी को भी मैच कर दोगे तब भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो इस तरीके के सवाल में ना एक और चीज पे आपको हिंट देना है, ऐसे तो इसमें तो सभी हैं, जैसे देखो 2 5 4 3, आपको एक मतलब जिसमें ना इसके साथ जैसे बी के साथ एक एक अलग अलग ऑप्शन हो उस पर फोकस करना चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो 5 4 3 2 1, आपको पता है कि अगर मैं बी को मैच कर दे रहा हूं या सी को, इसमें सभी का अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर सवाल में क्या होता है, एक ही होता है। कई बार एक होता है तो उस चीज के की वजह से वो क्वेश्चन नहीं बन पाता, लेकिन आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे देखो अगर आप डी को निकाल देते हो, डी 4 है, डी 6 है, डी 1 है, डी 5 है, तो आपको पता है कि अच्छा डी इन चारों में से कोई एक है, ई है वो इन चारों में से कोई एक है, एफ है। अब देखो आपको यहां पर क्या, देखो अब यहां पर थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आप F6 को फिक्स करते हो ना तो फिर आप बनाओगे तो आपको पता है कि यार F6 यहां भी है, यहां भी है, तो F2 यहां भी है, F2 यहां भी है। तो क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये वाली ऑप्शन को टारगेट करना पसंद करोगे या नहीं? समझा रहा हूं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ माय क्वेश्चन इज, आंसर पे बाद में आएंगे, क्या तुम इस तरीके की ऑप्शन को देख के टारगेट करने की कोशिश करोगे, या तुम सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल ऑप्शन वाले को टारगेट करने की कोशिश करोगे? आप नहीं करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन में टारगेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा। अब बोलो यार बी भी हो सकता है, आपको पता है, अगर आपने बोला अच्छा 6 को, तो 6 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, लेकिन इतना आपको पता चल गया कि या तो ये 6 से मैच होगा या 2 से मैच होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या तो 6 से मैच होगा या 2 से मैच होगा, इस वजह से। तो F6 है, मेकर्स है, प्रैक्टिकल ओवर ट्रेंड, E1, सी कम्युनिटी, बिलीवर्स हैं, सोसाइटी की बातों पे बिलीव करेंगे, इनोवेटर्स हैं, वो सबसे इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, बी है थिंकर्स हैं, वो प्रॉपर नॉलेज पे फोकस करेंगे, सी है वो तो ये सीधा अचीवर्स हैं, उनको अपनी ग्रोथ पे ही फोकस करना है, और मेकर्स प्रैक्टिकल। मतलब समझ रहे हो ना, काफी अच्छा सवाल था, सीखने के लिए काफी कुछ था इसमें, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ था। ये सब आपको लिखा हुआ है, इनोवेटर्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, थिंकर कौन से होते हैं जिनका फोकस नॉलेज पे होता है, अचीवर्स जो गोल्स पे फोकस करते हैं, एक्सपीरियंस जो अपने मूड और इमोशंस पे फोकस करते हैं, बिलीवर्स वो होते हैं जो कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, और मेकर्स वो होते हैं जो खुद से करते हैं। रीस्टार्ट कर दीजिए अभी, अपने एंड से रीस्टार्ट करो सर, हमारे एंड से तो सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपने उसका आंसर बताना है। देखो इस वजह से ये वाली जो क्लासेस होती है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आपको ना क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी आपको कोई ना कोई तरीका मैं सिखा दूंगा उसको बनाने का। सर बी होगा, बी और डी आंसर आ रहा है। लेट्स सी, मार्केट सेगमेंटेशन शुड बी मेजरेबल सब्सटेंशियल, ये तो आप लोगों को पता है ना, ये तो हम इसके 5 पैरामीटर्स पढ़े थे कि मार्केट सेगमेंटेशन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दूसरा, साइकोग्राफिक डिवाइड कंज्यूमर ऑन जेंडर एंड इनकम, ये साइकोग्राफिक नहीं होती, ये साइकोग्राफिक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये दूसरा प्रोसेस ये हो गया, तो साइको थोड़ी हो गया, ये तो डेमोग्राफिक हो गया ना, ये तो डेमोग्राफिक हो गया। दिस इज डेमोग्राफिक, डेमो का मतलब समझ रहे हैं ना, लोग कैसे लोग हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनका जेंडर कौन सा है, दैट इज डेमोग्राफिक नॉट साइकोग्राफिक। साइको तो मेंटेलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द माइंड। वो किससे रिलेटेड है, वो माइंड से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद द माइंड। मेंटेलिटी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मेंटेलिटी से रिलेटेड। ओके, अगला सवाल, अ कॉफी शॉप नोटिस द फॉलोइंग कस्टमर बिहेवियर। 3 तरीके के बिहेवियर आपने बताना है
कि ये कौन से वाला है, ये कौन से वाला है, ये कौन से वाला, तीन ग्रुप्स को स्टडी किया। देख रहे हो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बनाइए। सर सी होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी होगा, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, सी और डी। ओके लेट्स सी। डी। देखो पहले से, अ ग्रुप ऑफ कस्टमर ऑलवेज, देखो यहां पर आपको फिर से वही बात, ऑलवेज बाय द सेम प्रीमियम कॉफी ब्रांड एंड नेवर स्विचेस। तो ये वो लोग हैं जो भाई ट्रू लॉयलिस्ट, समझ रहे हो ना, ट्रू लॉयलिस्ट हैं या फिर हार्डकोर लॉयल भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हम आगे चेक करेंगे। देखो ये हार्डकोर लॉयल भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकता है, दोनों को चेक किया जा सकता है। अनदर ग्रुप रेगुलरली ट्राइज न्यू कॉफी, स्विच ब्रांड कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स, दे आर स्विचर्स, स्विचिंग ब्रांड्स, एंड उसके बाद तो फिर खत्म ही हो गया। सम कस्टमर बाय कॉफी ओनली व्हेन दे आर इन हरी एंड डू नॉट शो स्टैंड बिजनेस। तो ये इनका तो कुछ होता ही नहीं है ना, इनकी तो कोई लॉयल्टी नहीं होती है। ये ब्रांड लॉयल्टी से क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से जब आप एक एक क्वेश्चन के इन डेप्थ जाके एक क्वेश्चन को के अंदर घुस के जब बनाओगे तो सोचो कि किस लेवल पे आपकी प्रेपरेशन चली जाएगी, ठीक है, किस लेवल पे आपकी प्रेपरेशन चली जाएगी। इधर ये सब आपको बताया हुआ है पूरे का पूरा कि ट्रू लॉयलिस्ट कौन से होते हैं, स्विचिंग कौन से होते हैं, नो ब्रांड प्रेफरेंस कौन सी होती है। सर सी भी तो सही हो सकता है, अच्छा सी सही हो सकता है, एटीट्यूडनल नहीं होगा। स्प्लिट, देखो अभी मैंने आपको बताया था स्प्लिट लॉयल वो होते हैं, देखो स्विचर और स्प्लिट लॉयल में फर्क है। जो स्प्लिट होते हैं ना उनकी लॉयल्टी एक टाइम पर दो ब्रांड की हो सकती है, दो से तीन की भी हो सकती है। स्प्लिट का मतलब टूटा हुआ, बताया था ना। हार्डकोर लॉयल होते हैं, स्प्लिट ब्रांड होते हैं, स्विचर्स होते हैं, वो एक टाइम पर दो लोग ब्रांड्स के साथ क्या हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये आंसर यहां पर नहीं आएगा। एटीट्यूडनल तो एटीट्यूड से रिलेटेड तो नहीं है ना तीसरी स्टेटमेंट। अरे अल्टीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको ऐसी लिखी होंगी जो अवेलेबल ही नहीं है, जो अवेलेबल ही नहीं है, जो होती ही नहीं है, तो फिर उसको उसको थोड़ी ना आप किसी तरीके से लेके आ सकते हो, राइट। अगला सवाल, बाइंग रेडीनेस स्टेज इन द करेक्ट ऑल, ये तो बन जाएगा, ठीक है, ये तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, ये तो आसान है, ये तो बन जाएगा। पीवाईक्यू जो आपके है ना उस पे काम चल रहा है, जो पेपर 2 वाले हैं ना उसको लगेंगे 5-7 दिन। इस बार वाले पहले मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा क्लास में, बाद में डिस्कस करेंगे। और जो पेपर 1 वाले हैं वो आपको डेली बेसिस पे एक एक सेट मैंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। उसके डेटा इंटरप्रिटेशन की मैं स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बाकी जितना क्वेश्चन बना पाएंगे जो क्लास में उतना बेहतर रहेगा, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन वो सारे मैं आपको कोशिश करूंगा क्लास में करवा दूं, चाहे रिवीजन में करवा दूं, यूट्यूब पे मैराथन में करवा दूं ना सारे। लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ तो आपको वो मिल जाएंगे, आज एक पेपर मिल जाएगा, कल एक मिल गया था, ऐसे 20 के आसपास तक आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। अब ये तो आसान है कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अवेयरनेस आएगा, ओके, उसके बाद फिर नॉलेज आएगा, ओके, उसके बाद लाइकिंग आएगा, ओके, उसके बाद प्रेफरेंस आएगा, उसके बाद कन्विक्शन आएगा, और उसके बाद परचेज आएगा। ठीक तो है, डी आ रहा है ना बच्चे, बी क्यों बता रहे हैं या, अच्छा बी और डी सेम है, अच्छा ओके ओके, अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचू कि बी, अच्छा अच्छा ऑप्शन सेम है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑप्शन सेम है कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ बच्चों ने डी को देखा ही ना हो, बी और डी सेम है तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। तो दोनों सिंपल। आप सबसे पहले अवेयरनेस होता है, लर्निंग अबाउट ब्रांड, आप ब्रांड के बारे में आपको पता चलता है, फिर आपको नॉलेज मिलती है, गैदरिंग डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, उसके बाद आप उसको लाइक करते हो, फिर वो आपकी प्रेफरेंस बन जाती है, फिर वो आपकी कन्विक्शन बन जाती है, और फिर वो आपकी परचेज बन जाती है, फिर वो आपकी क्या बन जाती है, परचेज बन जाती है।
ठीक है। अगला AIO, इसमें से कौन सा आपका AIO एक्टिविटी, इंटरेस्ट और ओपिनियन नहीं होगा। देखो एक्टिविटीज कौन सी नहीं है, मतलब इसमें से आपने वो ढूंढना है जो नो एक्टिविटी है, ना इंटरेस्ट है, ना ओपिनियन। कौन सा हो सकता है? यस, ज्यादातर बच्चों का सही है। स्पेंडिंग पैटर्न है, देखो हाउस होल्ड टास्क, डेली रूटीन आपकी क्या हो जाएंगी, ये एक्टिविटीज हो जाएंगी। हॉबीज और फैशन, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। बिलीफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड सोशल, तो ये आप लोगों का ओपिनियन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब देखने में ये वन लाइन, देखो आप ज्यादातर बच्चों का मैं आपको बताता हूं मेंटालिटी, मेंटालिटी की ऐसा होता है, जब छोटे थे ना तब छोटे छोटे सवाल बनाने आसान होते हैं। आपको लगता है कि एग्जाम में कौन से सवाल बनाने मुश्किल होते हैं, ऐसे सिंगल स्टेटमेंट वाले या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले? एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने सबसे डिफिकल्ट होते हैं। आपको लगेगा कि सर कैसे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब आपको पता चलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस तरीके के स्टेटमेंट में यू हैव टू रिलाई ओनली ऑन योर इंट्यूशन, कोई हिंट नहीं है, समझ रहे हो ना? कुछ कनेक्ट नहीं किया जा पा रहा, कुछ डिलीट नहीं किया जा पा रहा, किसी ऑप्शन को निकाला नहीं जा पा रहा, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो पा रहा। अब अगर लग गया तो ठीक है, समझ रहे हो ना? अब इन चारों में से तुम एक, अब मतलब मैं समझ ले, ये तो चलो ठीक हो गया बाई चांस, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं थी किसी तरीके से इसको जस्टिफाई करेगी, यार ये वाली चीज इसके साथ कनेक्ट हो जाए, राइट? इसलिए तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये आ गया आप लोगों का एक्टिविटीज हैं जो आपकी डेली रूटीन में आप करते हो। दूसरा इंटरेस्ट है, फिर ओपिनियंस आ जाते हैं, और फिर स्पेंडिंग पैटर्न्स। तो जो आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, फिर वो आ जाते हैं। अगला सवाल, Which of the following correctly represent the requirement of effective market segmentation according to Philip Kotler? कौन सा है फिलिप कोटलर के हिसाब से उसको लगता है कि ये 5 चीजें होनी चाहिए? आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, हर यूनिट के 60-60 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, लेकिन ये जब खत्म हो जाएगा ना, अगर एंड में हमारे पास टाइम, मतलब और क्वेश्चन भी मैं बनवा रहा हूं, तो देखेंगे अगर एग्जाम से ये 10 दिन पहले खत्म हो गया या 12 दिन पहले खत्म हो गया तो और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी टारगेट यही है कि 600 से 700 क्वेश्चन है वो आपको करवाए, मतलब 800 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, 800 के करीब कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन अभी ऑलरेडी बन रहे हैं। ये सिंपल है, मेजरेबल, असेसेबल, सस्टेनेबल, डिफरेंशियल और एक्शनेबल, ठीक है। MASDA, MASDA, MADAS, ये आप बीच में आप ये रहा, नहीं ये सारे क्वेश्चंस खुद फ्रेम किए हुए हैं, ये PYQ नहीं है, ये सब खुद फ्रेम किए हुए, ठीक है। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन है, वो मेजरेबल होना चाहिए, असेसेबल होना चाहिए। अब देखो एक चीज और, अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे मुझे आप एक बात बताओ, इसके बेसिस पे, ये जो यहां पर एक्सप्लेनेशन है, क्या इसके बेसिस पे एक मैच द कॉलम क्वेश्चन बन सकता है? बताना, क्या इसके बेसिस पे एक मैच द कॉलम क्वेश्चन बन सकता है? यस सर, बिल्कुल बन सकता है। देखो अब एनटीए की मर्जी है, वहां पर जो क्वेश्चन बनाने बैठे हुए हैं ये तो उनकी मर्जी है ना, वो किस तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं, वो बिल्कुल बना सकते हैं। वो एक साइड पे लिखेंगे मेजरेबल, असेसिबल, सब्सटेंशियल, डिफरेंशिएबल, और उनकी चारों ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो अभी देखो पीडीएफ आज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ पूरे 60 क्वेश्चन किया, तो आगे के क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएंगे, क्लास में मजा नहीं आएगा। या ऐसा हो सकता है कि 30 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे दूं। आप मुझे ये बता दो कैसे चल चाहिए, या तो जितने क्वेश्चन क्लास में होंगे उतने की पीडीएफ आज आपको दे दी जाएगी, बाकी को अगली बार दे देंगे, या अगर आपको पूरे सारे क्वेश्चन की एक साथ पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता दो। अगला सवाल, ओवर पोजीशनिंग क्या होती है? अच्छा, जितने सवाल होते जाएंगे चलो उतने की देता जाऊंगा, ठीक है, ताकि एटलीस्ट
आपके पास आज का दिन है, उसमें रिवाइज कर लो। हाँ ये भी सही है, कहां वेट करोगे, क्लास तो दोबारा नहीं देखोगे ऑब्वियसली, और पीडीएफ तो पढ़ लोगे। ठीक है, हाँ मैं आज ही दे देता हूं, और एक दो पीडीएफ आपकी और भी पेंडिंग है, वो भी अपडेट कर देता हूं। ये तो आसान है, देखो पोजीशनिंग की टाइप से सवाल है। बोल रहे ओवर पोजीशनिंग कैन लीड टू अ लिमिटेड कस्टमर मेकिंग द बिकॉज क्रिएट्स अ परसेप्शन। देखो यहां पर अब आप बिकॉज लगा दो, इस मतलब मिला के पढ़ो तो इधर बिकॉज लगा दो, यहां पे बिकॉज लगा दो। बोल रहा है ओवर पोजीशनिंग कैन लीड टू अ लिमिटेड कस्टमर बेस मेकिंग द ब्रांड टू एक्सक्लूसिव बिकॉज ओवर पोजीशनिंग क्रिएट अ परसेप्शन दैट ब्रांड इज हाईली डिफरेंशिएटेड बट ओनली रेलेवेंट टू अ नीश ऑडियंस। मैंने आपको इसके एग्जांपल दी थी, किसकी, एप्पल की, याद है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर सपोज करो कल को एप्पल अपना कोई 30,000 में या 40,000 में अपना कोई नया फोन निकालता है तो लोगों को भरोसा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपने आप को इतना प्रीमियम, इतना एक निश टारगेट बना दिया है कि सिर्फ वही लोग उसको खरीद पाएंगे जिनकी ये इनकम होगी। ठीक है, इसलिए तो ये ओवर पोजीशनिंग होता है। ठीक है, ओवर पोजीशनिंग इस तरीके से काम करती है। ओवर पोजीशनिंग मेक्स अ ब्रांड अपीयर्स टू स्पेशलाइज्ड leading to a limited audience. The reason correctly justify the assertion explaining that only a very specific audience can relate to such position. Okay जी, अगला सवाल, which of the following statement about industry rivalry in Porter's 5 force model are correct? मतलब पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी, इंडस्ट्री में की राइवलरी से रिलेटेड है। हाई rivalry occurs when there are many competitors with similar market share. Industries with high differentiation experience lower competitive rivalry, high fixed cost, reduce competition among firms. तो वैसे तो ये बहुत आसान है, क्योंकि पहली दो तो आप बता सकते हो, मैंने बताया था ना। वो बोल रहे कि जितना कंपटीशन है मार्केट में जितना कंपटीशन है उतनी वो लेस अट्रैक्टिव है। यस और नो? अब एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए 100 लोग हैं मार्केट में, तो आप वहां पे थोड़ी जाओगे, बेवकूफ थोड़ी हो, 100 लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो आप ऐसी मार्केट में जाना चाहोगे जहां पर आप कम कस्टमर होंगे। और दूसरा, अगर आप कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लेके जाते हो तब आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो सकते। इंडस्ट्रीज विद हाई डिफरेंशिएशन एक्सपीरियंस लोअर कॉम्पिटिटर। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। हायर फिक्स्ड कॉस्ट इन इंडस्ट्री रिड्यूस कॉम्पिटिशन अमंग कस्टमर फर्म्स। अब फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कॉम्पिटिशन का क्या लेना देना है, बताओ मेरे को एक बात बताओ। ये जो टोटल आपकी जो हाई फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसका कॉम्पिटिशन के साथ क्या लेना, दिस इज नॉट रिलेटेड एट ऑल। ये तो अलग अलग हो गई है ना, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। इस वजह से इंक्रीज प्राइस बेस्ड कंपटीशन रेदर देन रिड्यूस इट, तो बढ़ा देगा कम नहीं करेगा। अगला सवाल, इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है वो कंपलसरी है किसी भी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए? एसटीपी पढ़ते हैं, वहां से ही सवाल है। अब आप ना पूरे सिलेबस से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, आपको सारे टॉपिक से
दो दो तीन तीन चार चार सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे पहले हम इंट्रो वाला था, है ना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, फिर सेगमेंटेशन वाला आ गया, इसी तरीके से प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये ऐसे धीरे धीरे सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। डी, ओके, अच्छा डी। चौथा कहां से हो गया? सेगमेंट मस्ट बी लार्ज और प्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही है। इट मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल, ये भी सही है। टारगेट शुड बी डिफिकल्ट टू कॉम्पीट टू, सेगमेंट शुड बी यूनिफॉर्म विदाउट इंटरनल वेरिएशन। यूनिफॉर्म कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ, यूनिफॉर्म कैसे हो पाए? हाउ इट इज पॉसिबल टू बी यूनिफॉर्म? नहीं हो पाएगा। हैव, शुड हैव इंटरनल वेरिएशन मेकिंग फोर इनकरेक्ट। अब देखो एक बात बताओ, अभी हम पढ़ते हैं कि आप इसमें चीजों को फिक्स थोड़ी ना रख पाओगे। यू कैन नॉट मेक देम फिक्स कि भैया ये फिक्स होगा, फिक्स नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं। फिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से वो फिक्स करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वेरिएशंस करनी पड़ेंगी, इंटरनल वेरिएशंस आएंगी ही आएंगी, इट इज कंपल्सरी। नहीं होगा फिर सेगमेंट कहां के? समझ नहीं पा रहे हो? वो यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म वर्ड पे फोकस कर रहे हो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने एक सेगमेंट बनाया, एक टारगेट, लेकिन क्या वहां पर इंटरनल वेरिएशन नहीं होंगी? मतलब जो सोच के जा रहे हो वो इंप्लीमेंट कर दोगे? बताओ, क्या ऐसा होता है कि जो मैं सोच के गया मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, जाओ ठा? ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट ऑलवेज द सेम। नाउ ऑल टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग, चारों तरीके की पोजिशनिंग with their definitions. Types of positioning: under positioning, over positioning, doubtful positioning and symbolic positioning. सेगमेंट लार्ज होना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जितना सेगमेंट आपका लार्ज होगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? जितना आपका सेगमेंट लार्ज होगा उतना आप उसमें प्रॉफिट निकाल पाओगे। हिंदी वाले बच्चे भी देख लो। अपर्याप्त स्थिति निर्धारण, अत्याधिक स्थिति, संदिग्ध प्रतीकात्मक स्थिति निर्धारण। सी और ए, लेट्स सी, सी और ए में से क्या है? सी, अंडर पोजिशनिंग फेस टू क्रिएट डिस्टिंक्ट लीडिंग टू कंफ्यूजन, ओके। ओवर पोजिशनिंग इज सीन हाईली एक्सक्लूसिव, राइट। डाउटफुल क्लेम्स अनरियलिस्टिक, और डी फॉर ब्रांड इज एसोसिएटेड विद वैल्यू कल्चर। तो सीधा सीधा ही आ गया ना, ये तो डायरेक्ट ही हो गया आपका, ये तो सीधा सीधा ही है। मतलब इसमें ये अंडर का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, अंडर पोजीशनिंग की कोई एग्जांपल, अंडर पोजीशनिंग की एग्जांपल, अच्छा असूस, असूस का लैपटॉप अंडर पोजीशनिंग है। मैं 2018 में जब मैंने अपना शुरू किया था, ठीक है, लाइक जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरा पहला लैपटॉप भी असूस का था। और उसके बाद मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया है पिछले 2024 में अपने बर्थडे के आसपास, तब भी मैंने असूस का ही लैपटॉप लिया। मतलब मेरे पास मैकबुक भी है, लेकिन मैं डेली वर्किंग के लिए असूस ही यूज करता हूं। दोनों लैपटॉप असूस के हैं। असूस के लैपटॉप बहुत बढ़िया हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उसकी प्रॉपरली पोजीशनिंग नहीं हुई है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। समझ रहे हो ना? इसलिए यस, HMT वॉच बिल्कुल सही है। HMT वॉच मतलब मेरे पापा का फेवरेट ब्रांड HMT ही है वैसे, ठीक है। और पहली घड़ी, मतलब मेरे पापा के पास अभी भी एक वॉच है, ठीक है। मतलब हमारे घर में ये वॉचेस वगैरह का ये सब बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग से ही, मेरे दादाजी से ही। मेरे पापा मुझे बताते हैं कि
मेरे पापा की सैलरी उस टाइम पे आई थिंक कितने रुपए थे, 800 रुपए थी, 1988 के आसपास, बहुत देर पहले की बात है। 800 रुपए उनकी सैलरी थी और उस टाइम पे उन्होंने आई थिंक 1600 रुपए या 1500 रुपए की वॉच खरीदी थी, है ना। मतलब दो सैलरीज को इकट्ठा करके पहले वॉच खरीदी कि हाँ भैया घड़ी खरीदनी है HMT की, बहुत महंगी, मतलब बढ़िया वाली। HM की थी या सीको की थी मुझे पता नहीं है, लेकिन वही है कि कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो आप जब यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में वो ब्रांड्स हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में वो खुद ही नहीं बता रहे, कंपनी वाले नहीं बता रहे कि भैया हमारे पास वो है। राइट, क्लियर? इसलिए ठीक है, तो ये आपका इधर सारी आपकी क्या है साथ में लिखा, अंडर पोजीशनिंग ब्लड है, वीक ब्रांड इमेज है, ओवर पोजीशनिंग है, टू निश एंड एक्सक्लूसिव। वो आप इतना ज्यादा आप एक्सक्लूसिव हो चुके हो कि आम लोग तो सोच ही नहीं सकते कि कितना प्रोडक्ट सस्ता महंगा हो सकता है। डाउटफुल, ये डाउटफुल वाली कोई एग्जांपल, ये डाउटफुल वाली एग्जांपल देखा होगा आप लोगों ने। वो बोलते हैं ना कि हाँ 5 दिन में लंबे हो जाओगे, 6 दिन में गोरे हो जाओगे, 7 दिन में पतले हो जाओगे, है ना। वो वाली वो एक डाउटफुल पोजीशनिंग हो जाती है। और एक और होती है डाउटफुल, एक और पोजीशनिंग होती है, अंडर पोजीशनिंग, ओवर पोजीशनिंग, डाउटफुल पोजीशनिंग, एक और होती है, कौन सी होती है बताना। 4 तरीके की पोजीशनिंग होती है। डाउटफुल, डाउटफुल सही है, डाउटफुल, स्ट्रेडल नहीं, हाँ कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग बताया था ना, कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग, जिसमें कंपनी कस्टमर को कंफ्यूज किए जा रही है। कभी बोल देती है कि ये प्रोडक्ट है वो पॉकेट फ्रेंडली है, और दूसरे ही टाइम पे वो ऑफ उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ऐसे कर रहे हैं कि ये प्रीमियम है। तो एक साइड पे आप प्रोडक्ट को बोल रहे हो कि ये प्रीमियम है और दूसरी साइड पे बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर एक स्ट्रेडल पोजीशनिंग होती है, अगर आपको याद हो, एक स्ट्रेडल पोजीशनिंग होती है जिसमें पीओपी, पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, याद आया। तो वो दोनों की जो एक साथ चलती है उसके बारे में बात करते हैं। पढ़ो और इसका आंसर बताओ। A small organic food company focuses on hyper-personalized meal plans for customer based on their individual health, condition, and lifestyle preference. It does not mass produce, but instead tailor each product to individual needs. Which market approach is the company following? ये तो आसान है यार, ये तो आसान है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। इनको, हाँ इनको एरर भी बोल सकते हैं, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजीज के साथ पोजीशनिंग एरर्स भी इनको बोल दिया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज पोजीशनिंग एरर्स। यस, बी और डी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी और डी। इसमें ना एक वर्ड है बेटा, वो अगर आप उस वर्ड पे ध्यान दे दोगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। माइक्रो मार्केटिंग, दिस इज द वर्ड। हाइपर, सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड। ये जो निश है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। इंडिविजुअल, ये जो होती है ना, माइक्रो मार्केटिंग भी बोल देते हैं इसको, P2P, पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग भी बोल देते हैं, इंडिविजुअल मार्केटिंग भी बोल देते हैं। राइट, क्योंकि इसमें टारगेट किस पे कर रहे हो, एक एक बंदे की जो जरूरत है, एक एक बंदे की जो नीड है उस पे टारगेट कर रहे हो। राइट, उससे आप लोग इसका क्या कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। मे भी शायद आप समझ नहीं पाए, लेकिन इस पे आपने ध्यान देना है। अगला सब ये आ गया माइक्रो मार्केटिंग। एक्सट्रीमली कस्टमाइजेशन पे आ जाएगा। मास का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट, नीश का मतलब होता है स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। मतलब इसमें आप सब सेगमेंट की बात करते हो, ठीक है, सब सेगमेंट की बात करते हो, सब सेगमेंट की हम बात करते हैं। और लोकल मार्केटिंग तो स्पेसिफिक एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोकल मार्केटिंग में क्या होते हैं, लोकल को माइक्रो नहीं बोलते हैं, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे हो जाती है। जो लोकल है दैट इज समथिंग एरिया वाइज, ठीक है। जैसे आप अपने एरिया में जाओगे ना, किसी ना किसी के, अब देखो किसी ना किसी का ढाबा मशहूर होगा, किसी के मोमोज मशहूर होंगे, किसी के गोलगप्पे बहुत फेमस होंगे, किसी के बर्गर बहुत फेमस होते हैं ना, इस तरीके से, है ना। तो वो चीज हो जाती है। मार्केट पोजीशनिंग का जो प्रोसेस है उसको आपने स्टेप्स में लगाना है। वैसे तो ये तो सीधा सीधा ही दिख गया।
हाँ, जैसे सोनू टिक्की वाला या और इस तरीके के बहुत सारे होंगे जहां पर आप डेफिनेटली जाते होंगे खाने खाने के लिए। तो वो माइक्रो वो ये जो क्या बोलते हैं लोकल मार्केट, लोकल याद रखिए, लोकल किससे जुड़ा हुआ है, लोकल एरिया से जुड़ा हुआ है। लोकल वर्ड यहां पे आया तो मतलब एरिया वाइज आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। ए बी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ए या बी, ए या बी, ओके लेट्स सी। मार्केट एंड कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब देखो इसमें आप एक बात को समझ लो, प्लान को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके बाद उसकी मेजरमेंट आएगी, मतलब 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा। तो एक बात तो मुझे कंफर्म है कि 3 और 5 ही है, तो ये तो मेरे उड़ गए यहां पर। उसके बाद मुझे देखना है कि पहला 2 आएगा या फिर 4 आएगा। 4 यूनिक पोजीशनिंग नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये इस वजह से मार्केट एंड कस्टमर एनालिसिस, आप समझ रहे हो ना। अब इसमें देखा जाए तो हो सकता है किसी बुक में कॉम्पिटिटर एनालिसिस गलत नहीं है, इट इज पॉसिबल। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले अपने आप को देखोगे या कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, इट कैन बी शिफ्टेड, वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में वो आपको हिंट दे रहा है, समझ रहे हो ना। इस वजह से मैं आपको बोलता हूं कि ये जो सवाल होते हैं ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं उन सवालों से जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होते हैं। सिंगल में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके पास कोई हिंट नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है उसको कि किस तरीके से उसको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है जी, इस वजह से। जो प्लान को एग्जीक्यूशन करने के बाद ही फॉलो अप, ये देखो फॉलो अप कब होता है, फॉलो अप सबसे लास्ट में आता है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो 3 है वो पहले आएगा और जो 5 है वो बाद में। मार्केट और कस्टमर एनालिसिस, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को समझना, फिर यूनिक पोजीशनिंग, उसके बाद एग्जीक्यूट और उसके बाद मेजरमेंट एंड फॉलो। राइट, समझ आ गया, क्लियर है जी, इज इट क्लियर, बोलो। पहले तो अपना देखना चाहिए ना स्ट्रेटजी। देखो मैं फिर से वही बात बता रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यों, पोजीशनिंग किसके हिसाब से होती है बताओ तो। चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं अभी, आपको खुद ही मैं इसका, आप खुद ही मुझे इसका आंसर बताओगे कि मैंने ये बात क्यों बोली। पोजीशनिंग किसके हिसाब से होती है बताओ, जो तुम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करते हो वो किस बेसिस पे करते हो, किस हिसाब से करते हो। बोलो, पोजीशनिंग कॉम्पिटिटर के बेस पे होती है ना कि कस्टमर के बेस पे, कॉम्पिटिटर से बेस पे होती है, समझ रहे हो ना, कॉम्पिटिटर के बेस पे होती है। इसलिए तो पहले खुद सोच लेते हो कि ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रख के आप पोजीशनिंग कर सकते हो जी। ये फर्स्ट क्लास है बेटा, आप इसको देख सकते हो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ये भी आप लोगों का उसका टॉपिक है, ये जो फिलिप कोटलर नहीं, ये जो 5 फोर्स मॉडल है ना, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल है, उससे रिलेटेड सवाल आ गया। ये पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल क्या बोलता है, ये उससे रिलेटेड है। बताइए तो ये क्या कहता है भाई साहब, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। चलिए, क्या हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एंट्रेंट्स, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस तरीके की मार्केट में हो, है ना, आप इस तरीके की मार्केट में हो, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए।
लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत वहां पर आती है जहां पर आपने मोनोपोली बना दी। मतलब वो ये बोल रहा है कि जो थ्रेट्स है, मतलब क्या ऐसा किया जाए जिससे इस थ्रेट, जिससे ये थ्रेट है वो कम हो सकता है। लाइक अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे फोकस करोगे तो हो सकता है, यस सर बिल्कुल हो सकता है। अगर ब्रांड लॉयल्टी है, स्विचिंग कॉस्ट है, एक ब्रांड से दूसरे कॉस्ट पे जाना महंगा है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है और मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारी की सारी चीजें आप मेंटेन कर लेते हो, है ना, अगर आप मार्केट में, क्या ये सारी चीजें हैं, मतलब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मार्केट में एंटर होना है, ध्यान से समझो, जैसे यहां पे मैं हूं, मैं न्यू एंट्रेंट हूं, मैं एक न्यू एंट्रेंट हूं, तो मुझे मार्केट में एंटर होना है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझो, मुझे उस मार्केट में एंटर होना है। तो क्या मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखूंगा या नहीं, या ये क्या चीजें मुझे एंटर होने से रोकेंगे या नहीं? यस सर बिल्कुल। कैसे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बल्क में है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे पास इतना पैसा है। यस। ब्रांड लॉयल्टी है, ऑलरेडी जो लोग हैं, ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके कस्टमर्स की लॉयल्टी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। अब बोला सर गवर्नमेंट रेगुलेशन, यस, सरकार के रूल्स हैं, सरकार, अगर सरकार ने रूल बना रखे हैं, वहां पर बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज आपको उस मार्केट में एंटर होने में, तो आप फिर सोचोगे कौन ही इतनी करेगा, राइट? इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थ्रेट ऑफ, देखो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब नए एंट्रेंट्स के आने से ये थ्रेट है। थ्रेट किसको है बोलो, बताओ? क्वेश्चन तो ये है कि हाँ भैया, न्यू एंट्रेंट्स जो आ रहे हैं वो एक थ्रेट है, दे आर थ्रेट, दे आर प्रॉब्लम। लेकिन थ्रेट वो किसके लिए है? वो थ्रेट इन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। और किसके लिए थ्रेट होगा, है ना? भी जैसे हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मार्केट में आप बोलोगे 100 नए प्लेयर आ गए, तो उनका थ्रेट वो किसके लिए खतरा है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज यहां पर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस वजह से तो ये सब हेल्प है वो आप लोगों को, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इंपैक्ट करता है। अगला सवाल, ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन, ये आपके जो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं ना, ट्रेडिंग अप ट्रेडिंग डाउन, ये बड़ा प्यारा सवाल है। ट्रेडिंग अप क्या होता है, ट्रेडिंग डाउन, ये उससे रिलेटेड सवाल है। गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसे? अरे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट रेगुलेशन किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए या कुछ भी एंट्री के लिए सरकार अगर बोलती है कि आपको ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, तो लीगल फॉर्मेलिटीज तो एक खतरा ही है ना आपके लिए, इसलिए। एक होता है ट्रेडिंग अप और एक होता है ट्रेडिंग डाउन। चलिए, सो trading up is as a product like modification involve adding premium product to enhance the company's overall brand image and attract a more sophisticated involve trend low price at the, ठीक है, तो है तो दोनों सही, मैंने बताया था ना। इस तरीके के भी सवाल आते हैं कि ये हैं तो दोनों सही, देख पा रहे हो, बोथ आर ट्रू, लेकिन आप इनका कोई कनेक्शन नहीं है, यस और नो। ये ट्रेडिंग अप के बारे में बता रहा है और ये ट्रेडिंग डाउन के बारे में बता रहा है। अच्छा, एक और चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूं, मैं रीजन को, असर्शन को हटा देता हूं, ये मैं स्टेटमेंट 1 मान लेता हूं और स्टेटमेंट 2 मान लेता हूं। अब आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए, कई बार आपको सवाल, कई बार नहीं, हर बार आपको ये सवाल देखने को मिलता है। इसको मैं अपने हिसाब से मैं बोल देता हूं कि जैसे शफल क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है, हम इसको इसको बोल देते हैं शफल क्वेश्चन। शफल क्वेश्चन, शफल का मतलब क्या होता है कि वो यहां पर ट्रेडिंग अप लिखेगा, यहां पर ट्रेडिंग डाउन लिखेगा, लेकिन उसके बाद पता क्या कर देगा, ट्रेडिंग अप के साथ डेफिनेशन ट्रेडिंग डाउन की दे देगा, ट्रेडिंग डाउन के साथ ट्रेडिंग अप की दे देगा। समझ रहे हो ना? जो 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 जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है उसका नाम दोनों जगह पर रहेगा, लेकिन जो उनके मीनिंग है उनको इंटरचेंज कर देगा। ऊपर वाले का मीनिंग है वो नीचे वाले में लिख देगा, और जो नीचे वाले का मीनिंग है वो ऊपर वाले में लिख देगा। समझ रहे हो ना? तो इस चीज को भी आपने बहुत ध्यान से समझना। ठीक है जी। सर जैसे प्रोडक्ट लाइन में से अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को हटा देते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? वो तो
प्रूनिंग बोलते हैं ना उसको, प्रूनिंग, प्रूनिंग, प्रूनिंग। जैसे काट देते हैं ना आप अनप्रॉफिटेबल को, जैसे वो माली आता है ना, वो भी तो प्रूनिंग ही करता है ना पेड़ पौधों की, उसको बोलते हैं प्रूनिंग। अगला सवाल, ये देखो, अब ये प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल है। प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, प्रूनिंग ही बोलते हैं ना। हाँ, इतना तो याद होगा यार, वैसे थोड़ा बहुत तो मैं भी, मेरे भी दिमाग में चीजें रहती हैं, ज्यादा नहीं, मतलब आप लोगों का दिमाग ज्यादा तेज है, हमारा थोड़ा कम है। बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। हिंदी वाले भी देख लो। चलो देखते हैं। अभी मैंने आपको W वाला कॉन्सेप्ट से ये सब समझाया था ना, W लिख के आपको ये सब समझाया था। तो उसी तरीके से है प्रोडक्ट विथ क्या होता है। विथ का मतलब ये वाला W कितनी प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन कितनी होंगी तो वो आपकी विथ हो जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, जो आप मल्टीप्लाई करके आ जाता है। डेप्थ क्या होता है, एक वेरिएंट, ठीक है, मतलब वेरिएंट विद इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, तो ये इसके साथ ही मैच हो जाएगा। और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब तो ये इस तरीके से ही होता है कि कंसिस्टेंट का मतलब है कि क्या आप एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, ठीक है। आइदर यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप सेम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट लाइन आपकी एक तरीके की है या फिर प्रोडक्ट लाइन अलग अलग है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, एक कंपनी उसकी 3 प्रोडक्ट लाइन है, सुपोज करो एक जगह पर वो कपड़े बेच रहे हैं, दूसरी जगह पर वो उनका सुपोज करो वो कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हैं, और तीसरी जगह पर वो सुपोज करो एसी बेच रहे हैं। तो मुझे इस एग्जांपल से बताओ कि क्या इसमें हम बोलेंगे कि कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में कंसिस्टेंसी है या नहीं, बताना। इस स्टेटमेंट को पढ़ो और मुझे बताओ, और इसके बेसिस पे बताओ कि क्या कंपनी की जो ये कंपनी का जो है, मतलब प्रोडक्ट लाइन है 1 2 3, इनमें कंसिस्टेंसी है या नहीं। बोलो सर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूं कि ठीक है ये क्लॉथ्स भी बेच रहे हैं, साथ में शूज भी बेच रहे हैं, इस तरीके से है ना, रेडीमेड कपड़े भी बेच रहे हैं, तो इस तरीके से तो ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है, कि सपोज करो ये आप यहां से जो जिनकी सिलाई नहीं हुई है वो वाले कपड़े भी ले सकते हो, अब कप शूज भी ले सकते हो, क्योंकि वो सब पहनने वाले खाने वाली चीजें होंगी। ठीक है, जैसे आपको आईटीसी की एग्जांपल दी तो वो डाइवर्सिफाइड उसी तरीके का बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट विथ है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, एक कंपनी की कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं। प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट डेप्थ क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने वेरिएंट हैं। और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब है कि क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मार्केटिंग एफर्ट्स की इंटीग्रेशन कहां पर पॉसिबल है, तो सिंपल, मेरा ना क्वेश्चन ध्यान से समझना, उसके बाद मुझे आंसर बताओ। एक कंपनी है, सुपोज करो 2 कंपनीज हैं, एक है उनके जो प्रोडक्ट लाइन की कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा है, इधर लिख दे रहा हूं। जैसे सुपोज करो अगर ए कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो यहां पर सुपोज करो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, और यहां पर जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मार्केटिंग के एफर्ट्स को आपको इंटीग्रेट करना है, मार्केटिंग के एफर्ट्स को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो मुझे आप ये बताइए कि इंटीग्रेशन यहां पर काम करेगी या यहां पर काम करेगी, कहां पर काम करेगी, जो इंटीग्रेशन है वो कहां पर काम करेगी।
ए में काम करेगी। क्यों? क्योंकि आप एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक ही तरीके का हो जाएगा। राइट? क्या ये लेक्चर ऐप में? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसके साथ ही साथ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस फुल कोर्स को अच्छे से पढ़ लिया, उसके साथ आप रिवीजन कोर्स, मैं आपको 1.0 और 2.0 भी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 3.0 और 4.0 को बोल रहा हूं, और उसके साथ जो आपने टेस्ट सीरीज जो PYQ, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो ना, तो बड़े आराम से 70% नंबर आप नेट की JRF की कट ऑफ बड़े आराम से निकाल लोगे। क्योंकि इससे ज्यादा क्या पढ़ लोगे, इससे ज्यादा कहां पढ़ लोगे। ठीक है, अगला सवाल ये देखो, इसमें कितने स्टेट, 5 लाइनें लिख दी भाई, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ गया, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। पोर्टर का 5 फोर्स का मॉडल पूरा आपको आना चाहिए, तब आप जाके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अगर आपको आंसर निकालना है तो। ऑप्शन से बनेगा, लास्ट ऑप्शन तो सारे ही हैं, ये ऑल है, लास्ट में ऑल है, लास्ट ऑल है। देखें, 1, 2 और 4, एक सेकेंड, पहला क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज हायर व्हेन एंट्री बैरियर्स आर लो बट कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद थ्रू पेटेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ब्रांड लॉयल्टी। ये तो सही है। ओके, लेट्स सी सेकंड, सप्लायर पावर इज स्ट्रॉन्गर व्हेन दे आर लिमिटेड सप्लायर एंड द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज हाई। सेकंड भी ठीक है। थर्ड, इंडस्ट्री राइवलरी इज लो व्हेन मार्केट ग्रोथ इज रैपिड एंड कंपनीज कैन सस्टेन प्रॉफिट विदाउट अग्रेसिव कंपटीशन। इंडस्ट्री राइवलरी इज लो व्हेन मार्केट, अब मेरे को एक बात बताओ, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, बोल रहा है इंडस्ट्री राइवलरी क्या होती है? देखो ध्यान से सुनो, इंडस्ट्री राइवलरी क्या होती है? इंडस्ट्री राइवलरी का मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है, तो बोल रहा है कि राइवलरी कम होगी जब ग्रोथ रैपिड होगी। मेरे को एक बात बताओ, जब ग्रोथ ज्यादा है तो ग्रोथ के साथ कंपनीज आपस में टकराएंगी या नहीं टकराएंगी? बैरियर्स आर लो इन फर्स्ट, मैं बता रहा हूं, उस पर भी आ लो, तो तीसरा गलत हो जाएगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज व्हेन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड अ बेटर, ये भी हो जाएगा। और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज रिड्यूस्ड व्हेन कंज्यूमर आर हाईली फ्रेगमेंटेड एंड रिलाई ऑन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स विद स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज रिड्यूस्ड व्हेन कंज्यूमर्स आर हाईली फ्रेगमेंट, यहां तक तो गलत होना चाहिए था, लेकिन लेट्स सी, एंड रिलाई ऑन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स विद स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। 1 2 4 5 में एक बार देख लें, लेट्स सी स्टेटमेंट, इवन इन अ ग्रोथ मार्केट कंपटीटर कैन इंटेंस ड्यू टू अग्रेसिव। 3 और 5 गलत है। ओके, तीसरे का तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, 5वें का लॉजिक क्या है? बायर्स हैव मोर पावर व्हेन दे आर कंसंट्रेटेड, तो ये कंसंट्रेटेड नहीं है ना, ये तो फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड क्या होता है? फ्रेगमेंटेड तो टूटे होते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये 5वीं तो सही हो जाएगी ना। यहां पर ये जो वर्ड फ्रेगमेंटेड है ना, फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ये वर्ड क्या होना चाहिए था? कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि देखो, अगर वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, बिखरे हुए हैं, तो फिर उनके पास पावर थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, एक ग्रुप में पावर होती है या इंडिविजुअल में पावर होती है? 1 और 1 11 होता है, मतलब हाँ, इसके हिसाब से 5वां सही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे 5 लिख दो, ये भी सही हो जाएगा, या फिर अगर मैं इसको ऑप्शन के हिसाब से करना चाहता हूं, तो यहां पर फ्रेगमेंटेड की जगह पर कंसंट्रेटेड होना चाहिए था। क्लियर है जी? बात समझ आ गई बेटा? आपको समझ आया मैंने क्या बोला? ये लास्ट ऑप्शन। अब ये जो बोल रहे हो ना पहले वाले में, अब मैं एक बात बताओ, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हायर व्हेन एंट्री बैरियर्स आर लो बट कंपनीज कैन काउंटरएक्ट दिस थ्रू पेटेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ब्रांड लॉयल्टी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। वो बोल रहा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज हायर,
इफ एंट्री बैरियर, अगर मार्केट में एंट्री बैरियर है ही नहीं तो हमेशा जो न्यू प्लेयर्स हैं वो मार्केट में आते रहेंगे, यस और नो? मार्केट में आते रहेंगे तो उनको रोकने के लिए कोई कोई नेचुरल तरीका तो नहीं है, तो उसके लिए कंपनी फिर अलग अलग कंपनीज उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चीजों को पेटेंट करवाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांड लॉयल्टी पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप, सरकार उनको रोक नहीं रही है, ठीक है, सरकार नहीं रोक रही है, आपको खुद से एफर्ट करके उनको रोकना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। अगला सवाल, ब्रांड इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चन। सर एग्जाम में आ जाए तो कौन सा सही करे? एग्जाम में ऑप्शन ऐसे थोड़ी वो नहीं होती है, मतलब एग्जाम में भी वैसे हो जाता है एक आध क्वेश्चन आपका 100 में से एक दो, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। यहां पर कितने सही कितने गलत है उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी फोकस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। बोल रहा है ब्रांड इक्विटी अलाउ अ कंपनी टू चार्ज अ प्राइस प्रीमियम कस्ट एंड रिड्यूस मार्केटिंग लाइक इट ओनली बिल्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड डज नॉट, कस्टमर के एक्सपीरियंस पे तो मैटर करता है ना, इज बिल्ड थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना? इक्विटी एक तरीके से आप इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक, चाहे वो फिर आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस हो, उनका आप पर ट्रस्ट हो, है ना, चाहे उनका आपके साथ इमोशनल कनेक्शन हो, इक्विटी ये सब एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इक्विटी बनाने के लिए आपको कंबाइंड एफर्ट्स की जरूरत होती है, कंबाइंड एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कंबाइंड एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। अगला सवाल सेगमेंटेशन से रिलेटेड। ये तो आसानी है यार, ये तो आसानी आ गया ना, तो ये तो चारों सही हैं। डेमो में लोगों पे, साइको में माइंड पे, जियो में एरिया पे, बिहेवियर में एक्शन पे, समझ रहे हो ना? तो ये तो सिंपल सवाल था, मुझे नहीं लगता कि ये किसी का भी गलत होना चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब मतलब एग्जैक्टली वही बातें बताई हुई हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम लाइक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज, इनकम एंड जेंडर, साइकोग्राफिक, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन। चलो पढ़ो, अच्छा सवाल है, देखो भयंकर, देखने में कितना भयंकर लग रहा है, लेकिन मजा आएगा इस तरीके के सवाल को बना के। है तो आसानी, क्वेश्चन कुछ बड़े दिए इस वजह से जाते हैं ताकि आप उसको देख के डर जाएं, आप उसको देख के घबरा जाएं और उस क्वेश्चन को गलत कर डालें। बताइए।
कहां पर है अभी कंपनी? पूरा पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है देखो, वो कंफ्यूज कर रहा है आपको, उसने चारों स्टेप्स बताए हुए हैं। लेट्स सी। A technology firm has launched an innovative smartwatch with unique AI-powered health tracking. Okay. Initially, sales are slow, marketing costs are high, and companies focused on create brand awareness. This is your first stage. Over time, the watch again popular and competitor enter in the market. Okay, ji, this is second market. Eventually, the product reach at stage where profit decline due to saturation and price competition. अभी इस टाइम पे कंपनी कौन से? वैसे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ा सा ना सही तरीके से फ्रेम नहीं हुआ बिकॉज प्रोडक्ट रीच अ स्टेज वेयर प्रॉफिट डिक्लाइन ड्यू टू सैचुरेशन एंड प्राइस कंपटीशन। मतलब ऐसे तो बन भी जाना चाहिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप इस यहां पर वो पूछ रहे हैं कि करंटली, क्योंकि इसमें ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद इसके बाद की बात हो रही है। नहीं, बाद की बात नहीं हो रही, वो करंटली पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? वो करंटली पूछ रहा है। तो करंट तो उसने बताया क्वेश्चन में, करंट तो वो एक्चुअली बता रहा है कहां पर है। करंटली का मतलब क्या हुआ? करंटली का मतलब हुआ कि भाई प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सैचुरेशन पे आ गए हो। अब सैचुरेशन कौन सी स्टेज पे आता है? सैचुरेशन कौन सी स्टेज पे आता है सर? सैचुरेशन तो मेच्योरिटी पे ही आता है ना। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये मेच्योरिटी है, इसके बाद डिक्लाइन शुरू होगा। समझ रहे हो ना? यहां से बढ़ रहा है ये एग्जैक्टली मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया। मतलब आप कुछ भी एफर्ट कर लो, अब प्रॉफिट आपका इससे बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। हां, अगर ये पूछ लेता विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट द कंपनी विल फॉलो विल फॉल आफ्टर दिस। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, अगर इसको ऐसे चेंज कर दूं तो अब आंसर क्या बन जाएगा बोलो? अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, विल फॉल आफ्टर दिस, तो फिर ये आप लोगों का किस में चला जाता है? देन ये आपका डिक्लाइन में चला जाता। कहां पे चला जाता? तो ये डिक्लाइन में चला जाता। डिक्लाइन में क्यों चला जाता? डिक्लाइन में जाने का रीजन ही ये था क्योंकि इसके ये तो मेच्योरिटी पे है। जब एक प्रोडक्ट मेच्योर हो चुका है तो 110% चांस क्या, वो तो कंपलसरी है ना भैया। अगर एक इंसान का जन्म हुआ तो वो मरेगा, उसी तरीके से प्रोडक्ट का जन्म हुआ तो वो भी मरेगा। तो वही चीज है कि फिर वो डिक्लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, वो कहां पर आ जाएगा? डिक्लाइन पे आ जाएगा। ठीक, तो ये 30 क्वेश्चन है, अभी 30 और है। मजा आया होगा आई होप कि आपका पूरे का पूरा ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब मुझे फटाफट बताइए कि सब बच्चों के आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और सच सच बताइएगा, और बताइए कितना मजा आया क्लास में। अरे बेटा, प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाते हैं आप लोगों के, जब मेच्योरिटी हो गया तो प्रॉफिट कम ही होगा। पर वर्ड पे फोकस करो ना, सैचुरेशन पॉइंट पे फोकस करो। सैचुरेशन उसने खुद बताया है, सैचुरेशन पे आ गए हो तो सैचुरेशन तो मेच्योरिटी में आता है, डिक्लाइन में नहीं आता। 24, 22, 26, 23, 19, 25, 24। अगर आप लोगों के 30 में से ये मान के चलो कि 33 से ज्यादा क्वेश्चन सही हैं, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है। अगर 20 के आसपास है तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर 20 से भी कम है तो फिर इसका मतलब आपको अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। फिर आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। मिनिमम आपके 20 से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 20 सही होने चाहिए था। अगर 20 से आपने ज्यादा सही किए हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अब और मेहनत करो। लेकिन अगर 20 से कम है तो फिर आप उसमें फिर मिस्टेक है, फिर वो थोड़ी सी गलती होगी। अकाउंट और टैक्स सब हो जाएगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो आप घबराते बहुत हो, टेंशन मत लिया करो। शाम को आप, आज क्लास है, आपके बीच में बोलने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर इतनी स्लो स्पीड है पढ़ने की तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तब बोलता हूं जब मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, वो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तेज क्वेश्चन को पढ़े। समझ रहे हो ना? मैं खुद उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं आपके साथ, जब मैंने पढ़ लिया तब मैं बोलता हूं। तो आपको भी ये स्पीड से पढ़ने की थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? ऐसे आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ सकते।
और वो मैं करता रहूंगा, वो टेंशन आपके कहने से वो मैं बंद नहीं करूंगा, ठीक है, वो मेरा अपना तरीका है, ठीक है। आई होप कि मजा आया होगा। जब बाकी की देखो, अब इस तरीके से आप सारी यूनिट्स को पढ़ लोगे, है ना, ये हो गया, एफएम हो जाएगा, एचआरएम हो जाएगा, ओबी हो जाएगा, एसएचएम, सब चीजें हो जाएंगी। तो आप खुद सोचो, आपके 600-700 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। कौन सा एग्जाम में सारी चीजें थोड़ी पूछी जाती हैं, एग्जाम में तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, और वही कॉन्सेप्ट यहां पर हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, मैं शेड्यूल ही अपडेट करता हूं आपका, एटलीस्ट एक वीक का मैं आज अपडेट कर दूंगा, तो उसमें आपको नजर आएगा कि कौन सी क्लास कब होगी। अभी तो अगली तो मार्केटिंग ही होगी, 2 क्लासेस होंगी ना। चल, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।